आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। केंद्र की बीजेपी सरकार के कई एजेंडे हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा एजेंडा है वन नेशन वन इलेक्शन का, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव। अब इसको लेकर के चर्चा चल रही है। संसदीय समिति, जिसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसमें इस बिल को लेकर के रायशुमारी चल रही है, बातचीत चल रही है। और इस कमेटी में देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को बुला करके उनकी राय जानी जा रही है, जिसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भी बुलाया गया, पूर्व सीजेआई खेहर को भी बुलाया गया, यूयू ललित को भी बुलाया गया, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को भी बुलाया गया, जिन्होंने राम मंदिर का फैसला सुनाया था। अब इन सबको बुला करके इनकी राय जानी जा रही है, जिसमें ज्यादातर जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका कहना है कि ये बिल ठीक है, कुछ इधर उधर, कुछ ऐसे वैसे सब सारी बातें हैं। लेकिन घूम फिर के बात आ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए चुनाव आयोग को असीम शक्ति दी जा रही है। वो कितना जायज है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जो कि पूर्व न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने उठाया है। और आपको पता ही है, जिस तरीके से वोटर लिस्ट रिवीजन बिहार में चल रहा है, उसको लेकर के चुनाव आयोग की स्वायत्तता और चुनाव आयोग के इरादों पर सवाल उठ रहा है। चुनाव आयोग महाराष्ट्र चुनाव के बाद से लगातार विपक्ष के निशाने पर है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के भी तमाम सवाल उठते रहते हैं। यहां तक कि बिहार चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से चुनाव आयोग ये एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस भी हुई, जिस पर तमाम सवाल उठाए गए कि चुनाव आयोग ठीक पहले चुनाव से ये एक्सरसाइज क्यों करवा रहा है। अभी 2024 में लोगों ने वोट डाला है, तो अब एक साल में ऐसा क्या हो गया जो आप फिर से सारे जो पूरा A to Z ये वोटर लिस्ट रिवीजन करवा रहे हैं। आप वोटर लिस्ट बनाने को लेकर के आधार को प्रमाण नहीं मान रहे हैं, आपने खुद इशू किया गया आपके द्वारा वोटर आईडी कार्ड नहीं मान रहे हैं, राशन कार्ड नहीं मांग रहे हैं और ऐसे दस्तावेज मांग रहे हैं जिनको इकट्ठा करना एक आम आदमी के लिए चुनौती भरा है, जैसे कि पासपोर्ट। अब ये सब सारी बातें चुनाव आयोग को लेकर के हो रही हैं और चुनाव आयोग को वन नेशन वन इलेक्शन अगर देश में लागू हो जाता है तो चुनाव आयोग को और असीम शक्तियां मिल जाएंगी। अब इसमें जस्टिस जेएस खेहर, डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी जानकारी, अपनी बात, अपनी राय कमेटी के सामने रखी और उन्होंने कहा कि सवाल उठाए हैं कि इस बिल के जरिए चुनाव आयोग को असीम शक्ति मिल जाएगी, यानी बहुत ताकतवर हो जाएगा चुनाव आयोग। उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ और पहलू हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन, जिसका मतलब है कि राज्य और राष्ट्र यानी केंद्र और राज्यों के सभी चुनाव साथ में कराए जाएं, जो कि जैसे अभी अलग अलग होता है, विधानसभा चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव अलग होते हैं, ये सारी चीजें होती रहती हैं। लेकिन इस पूरे मामले में उन्होंने कई पहलुओं पर चिंता जताई है, जैसे एक देश एक चुनाव पर बनी ये संसदीय समिति थी, इसमें बैठक चली लगभग 6 घंटे और इसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 घंटे तक अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि मूलभूत हिसाब से तो ठीक है, लेकिन कुछ जो प्रावधान है वो कानूनी रूप से ठीक नहीं है। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने अनुच्छेद 82A5 पर सवाल उठाए, जिसके तहत चुनाव आयोग को दी गई बहुत शक्ति पर सवाल उठाए थे और अब तक 4 जो पूर्व सीजेआई हैं, जिसमें जस्टिस यूयू ललित भी शामिल हैं, इन्होंने अपनी राय कमेटी के सामने दी है। एक सीजेआई ने कहा कि बिना संसदीय निगरानी के, यानी बिना पार्लियामेंट्री निगरानी के इतनी शक्ति चुनाव आयोग को दे दी जाए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और ये बात उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर के कही। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस बिल में संवैधानिक चुप्पी है।
उन्होंने कहा कि बिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। जैसे हमने कहा कि जो अनुच्छेद 82A(5) है, उसमें इलेक्शन कमीशन को बहुत शक्तियां दे दी गई हैं कि वो जब चाहे किसी राज्य में चुनाव को ये कह करके टाल सकता है कि स्थिति ठीक नहीं है। बिल के अनुसार चुनाव आयोग को किसी राज्य में चुनाव को टालने का अधिकार है अगर उसे लगता है कि लोकसभा चुनाव के साथ वहां चुनाव नहीं कराए जा सकते, लेकिन उस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म होगा। तो यानी जब सरकार जो लोग चुनते हैं और उनके वोट देंगे नहीं देंगे, वोटर कार्ड बनेगा नहीं बनेगा, इसकी भी फैसला इसी ले रहा है, चुनाव कब और कैसे कराए जाएंगे इसका फैसला भी इसी ले रहा है, तो इसी को बहुत ज़्यादा शक्ति मिल जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि तमाम जो प्रावधान है इस बिल के उनको लेकर के विवाद होगा कानूनी तौर पर। जस्टिस माफ कीजिएगा, जो तमाम जजेस ने कहा है उन्होंने तमाम सुझाव अपने दिए हैं कि इन सुझावों को वो दे रहे हैं अपनी तरफ से। अब इस कमेटी में पीपी चौधरी अध्यक्ष हैं, इसमें मनीष तिवारी हैं कांग्रेस से, पी विल्सन हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, अनिल बलूनी हैं बीजेपी से, प्रियंका गांधी भी हैं इस कमेटी में, भातुरी मेहताब हैं, संबित पात्रा जैसे लोग भी शामिल हैं। और इसमें जस्टिस केहर ने भी सवाल उठाया कि अगर किसी राज्य में इमरजेंसी लग जाता है जिसे 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है तो क्या होगा, इससे पूरा चक्र बिगड़ जाएगा, और तमाम ऐसी बातें कही गई हैं। और ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा राय शुमारी की जाए, जिससे जब ये बिल बन करके आए तो देश के अनुरूप रहे। और पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने ये भी कहा है कि ये बिल जो है, इस पर जो ईसी को, चुनाव आयोग को जो शक्तियां दी जा रही है, इस पर बहुत चर्चा करने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा है कि विधानसभा के कार्यकाल में किसी भी बदलाव का फैसला संसद को करना चाहिए, चुनाव आयोग को नहीं। और जिन मामलों को टालना है उन्हें संसद की मंजूरी से किया जाता है, सिर्फ चुनाव आयोग ऐसा ना किया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग में तो चुने हुए सदस्य है नहीं, संसद में विपक्ष की भी आवाज़ है, विपक्षी दल भी शामिल हैं, तो कम से कम चर्चा होगी, चुनाव संसद में सबके सामने चर्चा होगी। चुनाव आयोग तो चर्चा करके फैसला लेगा नहीं, वो तो फैसला लेगा और एक प्रेस रिलीज दे देगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी, लेकिन संसद में जो होगा वो सबके सामने होगा और विपक्षी दल भी अपने उस बहस में साथ हिस्सा लेंगे और वाद विवाद की प्रक्रिया के बाद वो फैसला लिया जाएगा। अब भले ही नंबर्स एनडीए बीजेपी के पक्ष में हो, फैसला हो, लेकिन देश को सच्चाई तो पता होगी कि भाई ये विषय था, इस विषय पर इसने ये बात करी और इस तरीके से ये बात पास हुई। यही बात चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग को मत तय करने दीजिए, संसद को तय करने दीजिए, चुनाव आयोग को बहुत ताकत मिल जाएगी तो उस पर सवाल उठेंगे। तो अनुराग ठाकुर भी पहुंचे, जस्टिस केहर जैसे हमने बताया, संबित पात्रा वगैरह वगैरह वगैरह, ये इसकी कई बैठकें लगातार हो रहे हैं और बहुत लंबी खासी एक अच्छी खासी लिस्ट है। और आपको बता दें, थोड़ा ब्रीफ दे देते हैं एक देश एक चुनाव के बारे में, कि भारत में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव अलग अलग होते हैं। सरकार का ये कहना है कि बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत रिसोर्स खर्च होते हैं, एक साथ चुनाव करा लिए जाएं और एक ही दिन वो लोकसभा के लिए भी वोट डालें और वहीं विधानसभा के लिए वोट डालें एक साथ। आज़ादी के पहले 1952 में, 1957 में, 1962 में और 1967 में ये चुनाव साथ हो चुके हैं। ऐसा है नहीं कि पहली बार ऐसा किया जा रहा है। तो बहुत सारी दलीलें दी गई हैं और ऐसा भी नहीं है कि पूरा खिलाफ बोल रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़। ये कई जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेके पहले भी तमाम चर्चा हो चुकी है। ये जो है, जो विरोध ये हो रहा है कि जो फेडरलिज्म है, देश का संघवाद है, उस पर हमला है। क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान हटेगा, हर राज्य का अपना अलग मुद्दा होता है और उस मुद्दे पर चुनाव होता है। हमारे देश में तमाम क्षेत्रीय दल हैं जो बीजेपी को चुनौती देते आए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो यूपी में, वहाँ तेजस्वी हैं, अभी चुनाव हराया ही है झारखंड में, हेमंत सोरेन की पार्टी ने, ममता बनर्जी ने चुनाव हराया है बीजेपी को वेस्ट बंगाल में, तो क्षेत्रीय दलों का प्रभाव कम हो जाएगा। ये सब सारी बातें कही गई हैं। कुछ समय पहले हमने इस पूरे मामले पर योगेंद्र यादव से बात की थी, उसकी एक झलक आपको सुनवा देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार कहती है हम तो पैसा बचा रहे हैं,
पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। पैसा बचा रहे हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। हम चुनाव ड्यूटी पे शिक्षकों को लगाते हैं, हम चुनाव ड्यूटी पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाते हैं, और बार बार चुनाव होने से जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है वो भी बचेगा, पैसे का भी खर्च कम होगा। और एक दौर में पहले 1959 तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तब तक वन नेशन वन इलेक्शन था। फिर कांग्रेस की नीतियों की वजह से यह परंपरा टूट गई, तो हम तो जो पहले होता था वही कर रहे हैं। और विपक्ष कह रही है फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है, क्षेत्रीय दल कह रहे हैं, मैंने सुना उस दिन आपको, सारी रीजनल पार्टीज कह रहे हैं तो हमारी इंडिविजुअलिटी पर, हमारी ओरिजिनलिटी पर खतरा हो जाएगा वन नेशन इलेक्शन। आपने जो ट्विटर लाइव किया, जिन लोगों ने नहीं सुना उनके लिए हम चाहते हैं कि रेड हमारे माध्यम से आप बताएं। अब पता है क्या हो गया सौरभ भाई की अजीब सी इस देश में परंपरा पड़ गई है कि किसी भी चीज़ के बारे में, और ख़ासतौर पे चूंकि इस देश का मुख्य धारा का मीडिया बिल्कुल सरकार की जेब में है, तो कुछ भी चाहें प्रकार करवा लेते हैं। आपको मैं एक बिल्कुल दूसरा उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में बहुत ट्रैफिक की समस्या है, ख़ास तौर पे यमुना पार जहाँ इस वक्त हम बैठे हुए हैं, वहाँ से बाकी दिल्ली में जाने में बड़ी दिक्कत आती है। ब्रिज बने हैं फिर भी समस्या रहती है। मान लीजिए कोई सुझाव लेके आए कि हम ऐसा करते हैं, यमुना का रास्ता बदल देते हैं, यमुना ही दिल्ली के बाहर से निकला करेगी। आप क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कर रहे हो ये आप दिल्ली के आईटीओ का ट्रैफिक रिजॉल्व करने के लिए यमुना का रास्ता बदलने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा ठीक तो हो, थोड़ा पानी पियो, थोड़ा आराम से देखो क्या कर रहे हो। ये बिल्कुल वो मामला है। हमें बताया जा रहा है इससे पैसे की बचत होगी, हमें बताया जा रहा है निर्णय लेने में कुछ अड़चन हो जाती है उसकी वो होगी। ठीक है, ये सब दिक्कतें हैं और इन सब दिक्कतों के लिए सॉल्यूशन भी है। क्या उसके लिए आपको पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का ढांचा बदलने की ज़रूरत है? ये प्रश्न है। ये जो हमें पेश किया जाता है ना कि वन नेशन वन इलेक्शन, कुछ नहीं साहब, इलेक्शन के कैलेंडर में थोड़ा दिक्कत आ गई है और बार बार इलेक्शन हो रहे हैं, तो ऐसा करते हैं इनको थोड़ा नियमित समय पे कर देते हैं। ऐसा पेश किया जाता है कि ये एक मामूली सा इलेक्शन के कैलेंडर का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। ये वैसा कतई नहीं है। ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे का बुनियादी बदलाव है और इसीलिए इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ रहा है। नहीं तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होता तो उसके तो कानून भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप छोटा सा सर्कुलर निकाल देते हो जाता। संविधान क्यों बदलना पड़ रहा है? चूंकि हमारे और संविधान में मामूली संशोधन ये नहीं है, 3 संशोधन है। 3 संशोधन है और संशोधन बहुत बुनियादी किस्म का है। देखिए, दुनिया में 2 तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, एक जिसको संसदीय कहा जाता है, एक जिसको राष्ट्रपतीय व्यवस्था कहा जाता है। दोनों व्यवस्थाओं में संसद होती है, दोनों व्यवस्थाओं में राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल। संसदीय व्यवस्था वो है जो कि ब्रिटेन में थी है और कई और दूसरे देशों में, जिस व्यवस्था का मतलब ये होता है कि मुख्य व्यक्ति होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री वो होगा जो कि संसद में बहुमत वाले दल का नेता होगा। जिस दिन उसका बहुमत खत्म हुआ उस दिन उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, जैसे अटल जी को देना पड़ा था, जैसा कई राज्यों में होता है। राष्ट्रपतीय व्यवस्था वो होती है जिसमें संसद का चुनाव अलग होता है, राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है। राष्ट्रपति की क्लियर मियाद होती है, इतने समय रहेगा, चाहे संसद में बहुमत हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। संयोग से ट्रंप के पास इस वक्त बहुमत है, अगर न भी होता तब भी वो राष्ट्रपति रहता। बिल्कुल। भारत के संविधान निर्माताओं ने बहुत बहस के बाद ये तय किया कि इस देश के लिए संसदीय चुनाव प्रणाली सबसे उपयुक्त है। संसदीय चुनाव प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि जिस दिन कि संसद का कोई एक नियत अवधि नहीं हो सकती, क्योंकि जिस दिन आपकी मेजॉरिटी खत्म होगी आपको हटना पड़ेगा। जनता के प्रति उत्तरदायित्व आपका ये होता है। ये बिल्कुल। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि सामान्यतः 5 साल होगा, लेकिन जब भी मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसा कोई नियमित कैलेंडर नहीं होता। अमेरिका में बिल्कुल नियमित कैलेंडर है कि राष्ट्रपति का चुनाव नवंबर महीने के पहले सप्ताह में हुआ करेगा, हर लीप ईयर में नवंबर महीने में होगा। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये उसको बदलकर अब एक फिक्स कैलेंडर बनाने की योजना है कि देश में लोकसभा का चुनाव 29 के बाद 34 में होगा, 34 के बाद 39 में होगा, इत्यादि इत्यादि। सिर्फ लोकसभा का नहीं, ये विधानसभाओं का भी उसके साथ होगा। इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि
एक तरफ तो पहला असर तो ये होगा, मान लीजिए इस नियम को 29 से लागू करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, लेकिन अगली विधानसभा तो 29 में होनी है, तो क्या करेंगे? तो उत्तर प्रदेश का सन 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव में जो विधानसभा चुनी जाएगी वो केवल 2 साल की होगी। चलिए, आप कहेंगे कि ये तो चलिए पहली बार करना पड़ रहा है, फिर 29 में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब नियमित रूप से होना शुरू हो जाएगा। नहीं साहब, वो भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वहाँ विधानसभा में बहुमत कम हो गया तो गिर गई विधान, पार्टी हो गई, स्प्लिट हो गया, कोलिशन टूट गया, तमाम कारणों से है। तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सन 2029 में विधानसभा चुनी गई और मान लीजिए सन 2033 में वो सरकार गिर गई। अब क्या करेंगे? क्योंकि चुनाव तो होना है 34 में। तो अब इस कानून के हिसाब से सन 2033 में उत्तर प्रदेश का चुनाव करवाया जाएगा और वो विधानसभा 1 साल चलेगी। तो ये सिर्फ बीमारी की दवा नहीं है, ये अपने आप में नई बीमारी है। एक बीमारी को दूर करने के लिए मैं दूसरी बीमारी ला रहा हूं। ये संकट का विषय है और इसका मतलब ये होगा कि तो ये कहा जा रहा है ना, पैसा बचेगा, ये होगा, वो होगा। 1 साल के लिए आप विधानसभा चुनेंगे, उसमें पैसा खर्च नहीं होगा, बिल्कुल देश में कहाँ होगा। और यही बात लोकसभा पे भी लागू होगी। अगर लोकसभा का चुनाव, मान लीजिए लोकसभा में जो भी पार्टी 2029 में चुनी जाती है वो 2032 में मान लीजिए वो सरकार गिर जाती है, तो फिर क्या होगा? लोकसभा का चुनाव होगा केवल 2 साल के लिए। पूरे देश में एक नई लोकसभा चुनी जाएगी केवल 2 साल की अवधि के लिए, क्योंकि कैलेंडर में लिखा हुआ है कि अगला चुनाव तो 34 में होना ही होना है। बिल्कुल। तो पहली बात तो याद रखिए कि ये एक बीमारी खत्म करके दूसरी बीमारी लाने की कोशिश है। दूसरा, जो कितना खर्चा होता है, खर्चे के बारे में एक अजीब सी धारणा रहती है। मैंने इस पर कैलकुलेशन किया कि अगर दोनों की बजाय, देखिए आज देश में 3 चुनाव होते हैं, एक संसद का, एक विधानसभा का और एक पंचायत का या आपके म्यूनिसिपैलिटी का जो भी चुनाव होता है। इसमें क्या होगा? 3 की बजाय 1 नहीं होंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन नाम है, मगर 1 नेशन 2 इलेक्शन तो इसमें भी होंगे। यानी कि विधानसभा और पंचायत का चुनाव अलग अलग होगा। पंचायत, नगर निगम इत्यादि के चुनाव जो है विधानसभा लोकसभा से अलग होंगे। पहले जब प्रचारित किया गया था तो ये कहा था सब एक दिन सब साथ होंगे, लेकिन किसी ने बीजेपी वालों को समझा दिया था कि इससे नुकसान हो जाएगा वोट का, तो उन्होंने इसको अलग कर दिया है। तो अब तो 3 की बजाय 2 होंगे। खर्चा कितना कम होगा? मान लीजिए जिन राज्यों में अलग अलग होते थे, तो मैंने पूरा कैलकुलेट किया, अंदाजन भारत के चुनाव आयोग का कोई 5,000 करोड़ के रुपया खर्चा कम हो जाएगा। 5,000 करोड़ मुझे आपको बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, 5 करोड़ भी हमें तो बहुत बड़ा लगता है भाई, हमारी औकात से तो ज़्यादा है। लेकिन 5,000 करोड़ की बचत इस देश के लिए कितनी है? इस देश का एनुअल बजट कोई 50 लाख करोड़ रुपए का है। इस देश की जो संसद जो है, एक हर साल जो, और केवल केंद्र सरकार का, अभी राज्य सरकारों का मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, केवल केंद्र सरकार का बजट 50 लाख करोड़ रुपए का है। जिसका मतलब है कि ये 5,000 करोड़ जो है वो 1 साल के बजट का 1% भी नहीं है। चुनाव आयोग के पास आज भी अधिकार है, भारत के संविधान के तहत अधिकार है कि 6 महीने यदि बचे हैं किसी विधानसभा के चुनाव में, उसको आप उससे पहले करवा सकते हैं। यानी कि अगर चुनाव आयोग चाहता तो वो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली सबके चुनाव एक साथ करवा सकता था। वो नहीं करवाएंगे, मगर पूरे देश का चुनाव एक दिन में करवाएंगे, एक बार में करवाएंगे। आप खेल देखिए, ये 3 करवाना नहीं चाहते क्योंकि बीजेपी को सूट नहीं करेगा ये करवाना, लेकिन पूरे देश में एक साथ हो जाना चाहिए, उसके लिए चुनाव आयोग कहते हैं हाँ बहुत अच्छी बात है, कर देना चाहिए। ये जो पॉलिसी पैरालिसिस की बात है, ये बात जरूर है कि आचार संहिता के चलते कुछ समय के लिए कुछ पॉलिसी डिसीजन रुक जाते हैं। पॉलिसी डिसीजन रुकते हैं, सामान्य डिसीजन बिल्कुल नहीं रुकता। किसी व्यक्ति को राशन कार्ड मिलना चाहिए नहीं, इसका बिल्कुल आचार संहिता से कोई मतलब नहीं। वो तो अफसर बहाना बनाए तो अलग बात है, आप आराम से इसमें फैसले ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज ये होते होते हम ऐसी स्थिति पे आ चुके हैं जहां चुनाव आयोग कहता है कि आप बड़े निर्णय आराम से ले लीजिए। बीजेपी चाहती है एक तो देश में
सत्ता का केंद्रीयकरण, सब कुछ दिल्ली में हो। अगर चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ होंगे तो ले देकर जो राष्ट्रीय माहौल और राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो झारखंड के चुनाव पर भी हावी रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। तो आपको झारखंड में जवाब नहीं देना पड़ेगा, आपने काम किया नहीं किया, चीज़ें थोड़ा दब जाएंगी। बीजेपी हमेशा चाहती है कि जो संघीय ढांचा है उसकी बजाय केंद्रीयकृत हो, केंद्रीयकृत में हो सके तो व्यक्ति केंद्रित हो आज की स्थिति में, क्योंकि बीजेपी को उससे फ़ायदा होगा, है ना। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन कहा जाता है, मैं कई बार कहता हूँ कि इसका पूरा नाम खोल के बता दो ना, वन नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी वन लीडर, ये चाहते हो कह दो ना खुल के, क्यों इतना शर्मा रहे हो।